तो दोस्तों इस चैप्टर में हम समझेंगे कि इंटरेस्ट को किस तरह से हम अपनी पेमेंट्स के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। मतलब इंटरेस्ट को किस तरह से हम इनेबल करेंगे और अपनी पेमेंट्स के ऊपर उसको किस तरह से कैलकुलेट करवाएंगे जिससे कि हमें उसकी रिपोर्ट्स हमें मिल जाएं और हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसकी जो एंट्रीज होंगी, एंट्रीज भी हम करके देखेंगे कि किस तरह से हमें इंटरेस्ट को कैलकुलेट करवाना है टैली में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र कुकरेती और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका टैली टेक्निकल चैनल पर। एक काम आपने जरूर करना है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करना है ताकि मेरी जो भी नई वीडियो जाएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आपको मेरी नई वीडियो यूट्यूब में सर्च नहीं करनी पड़ेगी, जो कि आपके बहुत काम की होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसके बारे में समझ लेते हैं कि इंटरेस्ट होता क्या है और ये पेमेंट्स पे किस तरह से एप्लीकेबल होता है, ये इसको पेमेंट्स पे लेने की क्या जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑन पेमेंट का मतलब है कि जो हमारी पेमेंट्स हैं, जो हमारी डिलेड पेमेंट्स हैं, वो चाहे हमारे रिसीवेबल्स हैं, मतलब जो पेमेंट हमने लेनी है, या हमारे पेबल्स हैं जो पेमेंट हमें देनी है, मतलब जो हमारी लेनदारी और देनदारी है, अगर ये पेमेंट्स लेट हो जाती हैं तो उसके बाद हम उस पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। वो हो सकता है पर डे के हिसाब से हो, या फिर एक पर्टिकुलर पीरियड आपने सेट किया हुआ कि इस पीरियड में इतना इंटरेस्ट लगना चाहिए। तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए हमें टैली में इंटरेस्ट कैलकुलेशन यूज करना पड़ता है, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है। तो अगर आप अपनी पेमेंट्स पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं या इंटरेस्ट पे करते हैं तो उसमें ये प्रॉपरली आपको हेल्प करेगा और प्रॉपर आपको रिपोर्ट बना के भी देगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आएगा। तो मान लीजिए आपने किसी को 1 लाख रुपए की सेल की है उधारी में, मतलब आपको पैसे नहीं मिले हैं, आपने जो सेल की है वो उधारी में की है, और जब आपने उसको सेल की है तो आपने उसके साथ एक टर्म्स एंड कंडीशन रखी है कि मैं आपको जो ये उधारी दे रहा हूं, ये 30 दिन की उधारी दे रहा हूं, मतलब 30 दिन के अंदर आपको इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। और अगर आप 30 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं तो हम आपको इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अब वो इंटरेस्ट आपका पर डे भी हो सकता है, पर मंथ भी हो सकता है। तो आपने फिक्स कर दिया कि 30 दिन के बाद मैं आपसे 2% पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करूंगा जो भी पेमेंट आपकी डिले होंगी। तो मान लीजिए सामने वाले ने आपको 50,000 रुपए तो 30 दिन के अंदर में पे कर दिए, लेकिन 50,000 रुपए उसने 30 दिन के अंदर में पे नहीं किए हैं। तो अब आप चाहते हैं जो 50,000 रुपए उसने दिए नहीं है उसको 30 दिन के बाद जैसे ही 31वां दिन आए तो यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन होना स्टार्ट हो जाए ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे आप चाहते हैं जो 30 दिन के अंदर में जो पेमेंट नहीं आई है, मतलब 50,000 रुपए जो नहीं आए हैं, उसके बाद 31वें दिन से उस पेमेंट पे इंटरेस्ट चार्ज होना स्टार्ट हो जाए, मतलब उसकी कैलकुलेशन आपको मिल जाए। तो ये डिपेंड करेगा कि आपने किस तरह का करार किया। अब हो सकता है कि आपने पर डे 2% का लिया हो कि जो भी पेमेंट आपकी बच जाएगी, जो भी पेमेंट आपकी आउटस्टैंडिंग रहेगी उसको हम पर डे 2% का चार्ज करेंगे, या मंथली हम 5% का चार्ज करेंगे, या आपने पीरियड सेट कर दिया कि अगर आपकी पेमेंट 1 से लेके 10 दिन अगर ओवरड्यू होती है तो उसमें हम आपको 2% चार्ज करेंगे, 11 से 20 दिन होती है तो उसमें हम आपको 3% चार्ज करेंगे, 21 से 30 दिन होते हैं, मतलब इतनी ओवरड्यू होती है, एक तो 30 दिन आपने उसको क्रेडिट पीरियड ऑलरेडी दे दिए हैं जिसमें कि आप इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहे हैं, लेकिन 30 दिन के बाद की जो पेमेंट है उस पे आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो उसको हम ओवरड्यू कहेंगे। जैसे कि 31वें दिन से लेके 40 दिन तक, तो उसमें 10 दिन पे आपका 2% जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। 41वें दिन से लेके 50 दिन तक, मतलब उस 10 दिन पे 3% इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो इसको आप दो तरीके से भी कैलकुलेट करवा सकते हैं, जैसे कि जिसको कि हम कंपाउंड यूनिट कहते हैं हिंदी में, जिसको कि हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, जैसे कि बैंक अपने लोन्स पे लगाता है। तो जैसे कि 50,000 रुपए ओवर ड्यू है 30 दिन के बाद, मतलब 30वें दिन 31वें दिन 50,000 रुपए ओवर ड्यू है। 50,000 ओवर ड्यू होने के बाद हमने टर्म्स एंड कंडीशन रखी थी कि एक दिन से लेके, मतलब 31वें दिन से लेके 40वें दिन तक अगर आपकी पेमेंट नहीं आती है तो हम आपको 2% चार्ज करेंगे। तो हमने 2% चार्ज कर दिया। उसके बाद 41वें दिन से लेके 50 दिन तक अगर आपकी पेमेंट नहीं आती है तो उस पे हम चार्ज करेंगे। सिंपल फॉर्मूला कि जो 50,000 रुपए है उसी पे ही आप 3% कैलकुलेट करवाएंगे जो टोटल अमाउंट है। ठीक है, अगर आपने देखा कि 20 दिन हो गए ओवर ड्यू हुए तो इस पे 3% का इंटरेस्ट लगना चाहिए। या फिर जैसे कि मैंने बताया कंपाउंड यूनिट
कि जो 10 दिन में पहले कैलकुलेट होगा, 10 दिन में 50,000 पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, उसके बाद 41वें दिन से जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो आपके 50,000 प्लस जो आपका इंटरेस्ट आपका आया है उस 10 दिन का, मतलब 31वें दिन से लेके 40वें दिन तक का जो इंटरेस्ट आया है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो इसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो इस तरह से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो इसको हम टैली में किस तरह से मेंटेन करेंगे, किस तरह से इसकी एंट्री करेंगे, किस तरह से इसको कैलकुलेट करवाएंगे और किस तरह से हम इंटरेस्ट को कॉन्फ़िगर करेंगे, एप्लीकेबल करेंगे टैली में, तो वो हम यहाँ पे समझते हैं। तो टैली में इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हमें F11 से इंटरेस्ट को एनेबल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें गेटवे ऑफ टैली में F11 प्रेस करना है और यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन मिलता है इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इसको आपने यहाँ पे यस कर देना है और उसके बाद इसको एंटर करके सेव कर देना है। तो ये हमारा इंटरेस्ट एनेबल हो चुका है हमारे कंपनी डाटा में। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक लेजर बनाना है अपनी पार्टी का। तो हम चलते हैं क्रिएट पे और यहाँ पे लेजर में चलते हैं और यहाँ पे हम एक लेजर बना देते हैं A to Z सॉल्यूशन। तो ये हमने बना दिया, ये हमारा सन्डी डेटर है। तो ये हम डेटर ले लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आता है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, तो इसको हम यस कर देते हैं। उसके बाद आता है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, तो इसको 30 दिन का क्रेडिट हम यहाँ पे दे देते हैं। चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, तो इसको मैं एनेबल कर देता हूँ। तो जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं इसके बारे में मैं आपको पहले ही इस कोर्स के फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है या आपको इसके बारे में नहीं पता है तो जाके आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, तो इसको हमें यहाँ पे यस करना है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ लिमिटेड ऑप्शंस यहाँ पे खुल रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट पैरामीटर लिमिटेड खुल रहे हैं। तो अगर आपका सिंपल है कि आप क्रेडिट डेज यूज नहीं करते हैं, सिर्फ आपने फ्लैट रेट डाल दिया कि ये हमारा फ्लैट रेट है, जो भी हमारी आउटस्टैंडिंग होगी उसके ऊपर ये इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेगा, तो उस केस में तो आप यहीं पे डाल सकते हैं और ये आपका काम भी करेगा। लेकिन हमें एडवांस पैरामीटर में जाना है, यहाँ पे F12 हमें प्रेस करना है और यहाँ पे यूज एडवांस इंटरेस्ट पैरामीटर, इसको हमें यस कर देना है ताकि हम इसको डिटेल में समझ पाएं। तो यहाँ पे जैसे हमने एडवांस पैरामीटर को यस किया तो कुछ यहाँ पे विंडो हमारी चेंज होगी, कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड हो गई है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, तो इसका मतलब है क्या आपको जो आपका इंटरेस्ट है वो आपको ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन एप्लीकेबल करना है, मतलब ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन होना चाहिए या डायरेक्टली आपके जो आपके टोटल क्लोजिंग बैलेंस है उस पर आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमें ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन चाहिए, मतलब एक एक ट्रांजेक्शन पे हम एप्लीकेबल करेंगे। तो ये हमने यस कर दिया। ओवरराइड पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजेक्शन, तो इसका मतलब है अगर आप इसको यस करेंगे तो एंट्री के टाइम पे, जब भी आप एंट्री करेंगे उस टाइम पे आपको पैरामीटर वहां पे शो करेगा। हालांकि जो आप यहाँ पे सेट करेंगे वो भी वहां पे दिखेगा, लेकिन वहां पे आप उसको ओवरराइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि आप ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन भी उसको अल्टर कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो इसको भी हम यहाँ पे यस कर देते हैं। यस करने के बाद ओवरराइड एडवांस पैरामीटर, तो जो हम यहाँ पे एडवांस पैरामीटर सेट करने वाले हैं तो क्या वो भी आपको वहां पे ओवरराइड करने हैं या नहीं करने, तो इसको भी मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। इंक्लूड ट्रांजेक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, मतलब इसका मतलब है कि आप क्या पूरे ट्रांजेक्शन पे वहां पे कैलकुलेट करना चाहते हैं या फिर आपका जो ऐड या डिडक्टेड है, जो आपका अमाउंट ऐड हो रहा है और जो आपका अमाउंट डिडक्ट हो रहा है, क्या उस पे भी आप इंटरेस्ट को कैलकुलेट करवाना चाहते हैं। तो इसको हम यहाँ पे फिलहाल नो कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको भी इनेबल करूंगा तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको मैं यहाँ पे नो रख लेता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे हमें पैरामीटर सेट करना है। तो यहाँ पे पैरामीटर हम सेट क्या करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे 1% रेट डाल देते हैं कि 1% इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो उसके बाद आता है इंटरेस्ट टाइप, तो यहाँ पे हमें एक टाइप लेना पड़ेगा कि किस तरह से आप कैलकुलेट करवाना चाहते हैं, मतलब डेज किस तरह से होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि 30 डेज का मंथ हमारा होता है, तो 30 डेज का मंथ मैंने यहाँ पे ले लिया। अदरवाइज आप और भी ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपका ईयरली ले सकते हैं या फिर कैलेंडर पीरियड, मतलब जो भी जिस मंथ में जितने भी डेज रहेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपका मंथ यहाँ पे कैलकुलेट होगा। तो मैं यहाँ पे 30 डेज का मंथ ले लेता हूँ। उसके बाद आता है इंटरेस्ट
बैलेंस, कौन से बैलेंस पे आपका इंटरेस्ट लगना चाहिए। तो यहाँ पे हम सेल्स के लिए बना रहे हैं डेटर के लिए, तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेबिट बैलेंस ले लेते हैं। अगर आप चाहते हैं, अगर जो आपका डेटर है उसके साथ आपकी डेबिट ट्रांजेक्शन्स भी होती हैं और क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी होती हैं। मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस यहाँ पे तो हम चार्ज कर रहे हैं कि भाई जो वो हमें पैसा देगा, मतलब जो उसके पास उधारी है उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है या इस तरह की कंडीशंस भी होती हैं कि उसने अगर हमें एडवांस पेमेंट दे दिया और वो भी अगर हमारे पास ज़्यादा दिन एडवांस रहा तो उस पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट हो, तो उसके लिए भी तो जाहिर सी बात है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो हमें पे करना पड़ेगा, मतलब हमारा पेबल हो जाएगा। तो उस केस में आप यहाँ पे उन दोनों ट्रांजेक्शन्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ऑल बैलेंसेस भी ले सकते हैं, और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी उधारी पे चाहिए तो डेबिट बैलेंस यहाँ पे ले लीजिएगा। उसके बाद आता है एप्लीकेबिलिटी। तो ये मतलब कब एप्लीकेबल होना चाहिए, हमेशा ही एप्लीकेबल होना चाहिए, मतलब पहले दिन से एप्लीकेबल होना चाहिए या पोस्ट ड्यू डेट। जैसे कि हमने अपनी पार्टी को कुछ क्रेडिट डेज दिए हैं कि भाई 30 दिन की उधारी हम आपको अलाउ कर रहे हैं, 30 दिन तक हम आपसे कोई पेमेंट या कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे, मतलब 30 दिन तक हम आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे, लेकिन 30 दिन के बाद में मैं आपसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पोस्ट ड्यू डेट, मतलब ड्यू डेट को खत्म होने के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट हो। तो यहाँ पे मैंने पोस्ट ड्यू डेट ले लिया। अब यहाँ पे आता है कितने दिन, पोस्ट ड्यू डेट के कितने दिन तक। जैसे मैंने आपको बताया था स्लैब कि आप इसको डे वाइज भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई 30 दिन का तो मैंने आपको दे दिया, लेकिन 31वें दिन से 40 दिन तक आपका इंटरेस्ट रेट ये रहेगा, और 41वें दिन से 50 दिन तक आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे 10 डेज डाल देता हूँ, बाई 10 डेज। तो 10 डेज के लिए आपका जो इंटरेस्ट जो रहेगा वो 1% रहेगा, जो कि हमने यहाँ पे सेट किया है। अभी यहाँ पे आता है इंटरेस्ट एप्लीकेबल फ्रॉम, मतलब कौन सी डेट से आप एप्लीकेबल करना चाहते हैं। डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, मतलब जिस दिन से एप्लीकेबिलिटी उसकी है, या फिर डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री, क्या आप एंट्री में डेट स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि इस डेट से जो है इसका ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में क्या आप डेट स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि भाई जो ये बिल है ये बिल इस दिन से कैलकुलेट हो, तो वो भी आप डाल सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे जो सिंपल है वो है ड्यू डेट ऑफ इनवाइस, जिस दिन से इनवाइस हमारा ड्यू होगा। तो ड्यू डेट ऑफ इनवाइस क्या हो गया, जो हमने 30 डेज का क्रेडिट दिया था, मान लीजिए 1 अप्रैल का हमने बिल रेज किया है, तो उसका जो ड्यू डेट होगा क्या होगा, 1 मई होगा। तो 1 मई से वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चालू करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम ले लेते हैं। वैसे 4th नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ, डेट इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, जो आपकी ट्रांजेक्शन डेट है, अगर उस दिन से आप कैलकुलेट करवाना चाहते हो, अगर आपने क्रेडिट डेज नहीं दिए हैं तो उस केस में आप इस 4th ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें किस दिन से कैलकुलेट करवाना है, जो हमारी ड्यू डेट है, मतलब जिस दिन से वो बिल ड्यू हो रहा है, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद अगर पैसे में आता है, जो कैलकुलेशन आ रही है पैसे में आ रही है, तो उसको आप यहाँ पे राउंडिंग कर सकते हैं। तो नॉर्मल राउंडिंग हम ले लेते हैं और 1 ले लेते हैं। अब आता है यहाँ पे सेकंड पैरामीटर। फर्स्ट पैरामीटर हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। अब सेकंड पैरामीटर में हम डालते हैं कि भाई 2% इंटरेस्ट कैलकुलेट हो 30 डेज, जैसे हमने ऊपर सेलेक्ट किया था 30 डेज ऑफ मंथ, और यहाँ पे डेबिट बैलेंस पे, और एप्लीकेबिलिटी क्या रहेगी, पोस्ट डेट में रहेगी, और कितने दिन के लिए, मतलब 20 डेज। अगर उसकी आउटस्टैंडिंग 20 डेज चली जाती है, ठीक है, 20 डेज ओवर ड्यू हो जाती है, तो 20 डेज में जो उसको इंटरेस्ट चार्ज होगा वो 2% होगा। तो ड्यू डेट से 20%, ठीक है। यहाँ पे भी हम इसको नॉर्मल ले लेते हैं। उसके बाद हम तीसरा पैरामीटर भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि 3% इंटरेस्ट चार्ज होगा मंथली, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद डेबिट बैलेंस, यहाँ पे पोस्ट ड्यू डेट, उसके बाद 30 दिन, ठीक है, ये 30 दिन हो गया। और यहाँ पे हमें लेना है ड्यू डेट ऑफ इनवाइस, ठीक है। नॉर्मल राउंडिंग ले लेते हैं और ये ले लेते हैं। अब एक सिंपल सा पैरामीटर हम यहाँ पे सेट कर देते हैं कि अब हमने कहा कि भाई 30 दिन तक तो हम आपका वेट करेंगे, 30 दिन तक जो है हम आपका 3% चार्ज लेंगे। उसके ऊपर जो भी, अगर उसके ऊपर आपकी आउटस्टैंडिंग जाती है, उसे ऊपर अगर आपकी उधारी जाती है इतने दिन, 30 दिन से ऊपर, 30 दिन तो हमने उसको क्रेडिट डेज दे दिए, मतलब 30 दिन का तो हमने माफ कर दिया। लेकिन 30 दिन के बाद अगर 10 दिन
ज़्यादा ओवर ड्यू हो गया, मतलब 40 दिन हो गया तो 10 दिन पे आपका इंटरेस्ट 1% कैलकुलेट होगा। अगर आपका 20 दिन ओवर ड्यू हो गया, मतलब 50 दिन हो गया, इनवाइस की डेट से 50 दिन हो गया तो 2% कैलकुलेट होगा। और अगर इनवाइस की डेट से आपका 60 दिन हो गया, मतलब 30 दिन की ओवर ड्यू हो गई, तो उस केस में आपको यहाँ पे 3% कैलकुलेट होगा। लेकिन अगर आप 30 दिन के अंदर भी पैसा नहीं देते हैं, मतलब जिसको हम सेल कर रहे हैं वो 30 दिन के अंदर पैसा नहीं देता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फ्लैट रेट लगा देंगे कि भाई आपको 25% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो चाहे आप 60 दिन में दो, 120 दिन में दो, जब भी आप पेमेंट देंगे तो मैं आपसे 25% इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फिक्स लगा दिया ड्यू डेट से। ठीक है, ड्यू डेट से भी नहीं लगाते हम यहाँ पे फिर हम ऑलवेज कर देते हैं। मान लीजिए कि अगर वो 30 दिन के अंदर पैसा नहीं देता है तो हमारी शर्त ये भी हो सकती है कि फिर हम जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे हम आपके इनवाइस के डेट से चार्ज करेंगे। तो अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो इस तरह की सिचुएशन आपके पास आती होगी कि आपने 30 दिन का क्रेडिट दिया तो एक अच्छे कस्टमर को दिया, मतलब जिसके साथ आपकी रेगुलरली ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जो रेगुलरली आपकी उधारी आपसे उधार ले जाता है और आपकी उधारी दे जाता है। लेकिन कभी कभी जो है वो थोड़ी बहुत लेट भी कर देता है। लेकिन कुछ इस तरह के कस्टमर भी हो सकते हैं हमारे जो कि 30 दिन से भी ऊपर चले गए। हो सकता है वो 100 दिन में पैसे दे, 150 दिन में पैसे दे, 1 साल में पैसा दे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट डेज नहीं देंगे। तो यहाँ पे जो 25% कैलकुलेट होगा, हम कहते हैं जी वो हमारे ऑलवेज होगा। ऑलवेज का मतलब है फर्स्ट डे से, इनवाइस की फर्स्ट डे से कैलकुलेट होगा वो 25%। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन ले लेते हैं और यहाँ पे राउंडिंग ऑफ कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लेजर बन चुका है। अब हम इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें एक लेजर और बनाना है जिसमें कि हम बुक करेंगे, जब जो हमारी कैलकुलेशन है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है, उसको हम बुक करेंगे। मतलब उस पार्टी के नाम पे भी तो बुक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑटो ट्रांजेक्शन नहीं है। कैलकुलेशन तो है इंटरेस्ट की, लेकिन टैली में आपको ऑटो ट्रांजेक्शन नहीं मिलती है, कि मतलब अगर आपने वहाँ पे क्लिक कर दिया तो आपका जो इंटरेस्ट का वाउचर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पंच नहीं होगा, आपको मैनुअली पंच करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो अभी हम आगे सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक लेजर बना देता हूँ, इंटरेस्ट रिसीव्ड, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको डाल देते हैं इनडायरेक्ट इनकम में। ठीक है, हमारी इनडायरेक्ट इनकम है, हम इंटरेस्ट ले रहे हैं तो हमारी बुक्स में इनडायरेक्ट इनकम आ जाएगा, और ये मैंने लेजर बना दिया है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम एक सेल एंट्री पास कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं वाउचर पे, और वाउचर में 1 अप्रैल को हमें एक सेल एंट्री पास करनी है। तो यहाँ पे मैं A to Z सॉल्यूशन ले लेता हूँ, जो कि अभी हमने क्रिएट किया था, जिसमें हमने इंटरेस्ट का जो पैरामीटर है और एडवांस पैरामीटर है वो हमने सेट किया था। तो यहाँ पे मैं पार्टी को चूज कर लेता हूँ और इसको मैं सेल कर देता हूँ। इसको हमने 30 दिन का क्रेडिट डेज दिए हुए हैं, मतलब 30 दिन का क्रेडिट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमने से चूज कर लिया, उसके बाद सेल हो गया। यहाँ पे एक आइटम चूज कर लेते हैं और इसको 1 लाख रुपए की सेल कर देते हैं। तो 1 लाख रुपए की सेल इसको कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं जीएसटी वगैरह नहीं लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा पर्पज जीएसटी का नहीं है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन का है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपके पास ये न्यू रेफरेंस आता है, इसके बाद आपके पास एक विंडो यहाँ पे ओपन हो जाती है, इंटरेस्ट पैरामीटर। तो यहाँ पे अब हमें पैरामीटर सेट करना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा पैरामीटर कैसे सेट करना है, एक एक चीज को आप गौर से समझिएगा। तो सबसे पहला पैरामीटर हमारा क्या था कि 1% का पैरामीटर। तो 1% में क्या होगा कि 1% हमारा जो रेट रहेगा, और जो हमारा मंथ हम काउंट कर रहे हैं, हम 30 डेज का मंथ काउंट कर रहे हैं। उसके बाद डेबिट बैलेंस पे लगेगा। एप्लीकेबिलिटी क्या रहेगी, पोस्ट डेट रहेगी। ये वैसे आपने लेजर में सेट भी किया था, लेकिन हमने वहां पे ओवरराइड पैरामीटर को यस किया था, इसलिए हमें यहाँ पे ये पैरामीटर ओवरराइड करने के लिए यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, अगर आप वहां पे ऑप्शन नो रखेंगे तो ये पैरामीटर शो नहीं करेगा, जो आपने वहां पे सेट कर दिया उसके अकॉर्डिंगली ही कैलकुलेट होगा। लेकिन यहाँ पे आप पैरामीटर को ओवरराइड करके यहाँ पे अपनी अकॉर्डिंगली सेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पोस्ट डेट। अब यहाँ पे जो डेज आ रहे हैं, देखिए जैसे कि ड्यू कब हो गए, 30 दिन है, 1 अप्रैल की एंट्री है। तो 1 अप्रैल की एंट्री में हमने इसको क्रेडिट डेज कितने दिए हैं, 30 डेज दिए हैं। तो इसका मतलब है 30 अप्रैल को ये ड्यू हो रहा है। ठीक है, तो 30 अप्रैल को ड्यू हो रहा है, तो यहाँ पे जो 1% कैलकुलेट होगा वो उस 30
दिन के बाद होगा, ठीक है, मतलब 1 मई से 10 मई तक इसके 10 डेज हो जाते हैं। तो ये हमने ले लिया 10 डेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 10 मई, हमने यहाँ पे सेट कर दिया, मतलब 10 दिन हो गया। उसके बाद नॉर्मल राउंडिंग 1 हो गया। अब सेकंड पैरामीटर क्या है हमारा, अब इस पार्टी ने हमारे 10 दिन में पेमेंट नहीं दी है, तो हम क्या करेंगे, अब 10 दिन में जो इस 10 दिन का जो कैलकुलेट होगा वो तो हमारा 1% कैलकुलेट होगा, लेकिन 11वें दिन से लेके और 20वें दिन तक, ठीक है, मतलब आगे के जो 10 डेज हैं, यानी कि 11 मई से लेके और 20 मई तक अगर पेमेंट नहीं आती है तो उस पीरियड में इसको 2% का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो मल्टीपल पैरामीटर्स हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपने एक ही यहाँ पे पैरामीटर सेट करना है तो एक के लिए तो आपका सिंपल है, लेकिन अगर आपके मल्टीपल है तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो डेबिट हो गया, यहाँ पे हमने पोस्ट ड्यू डेट ले लिया और यहाँ पे हमने 20 डेज का ले लिया। 20 डेज का मतलब हो गया, यहाँ पे डेट्स क्या आ जाएगी, 20 ऑफ मई, ठीक है, 20 ऑफ मई यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, यानी कि 20 डेज 10 दिन, उसके बाद के 10 दिन, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा। अब थर्ड पैरामीटर क्या है हमारा, थर्ड पैरामीटर हमारा है पोस्ट डेट से 30 डेज। तो यहाँ पे 30 डेज का मतलब क्या हो गया कि भाई 20 दिन में आपकी पेमेंट नहीं आई है, आपकी पेमेंट 30 डेज चली जाती है, तो 30 डेज कैसे काउंट करेंगे, अगर आपकी 20 मई से लेके और 30 मई तक, यहाँ पे हम 30 मई डाल देते हैं, तो अगर 20 मई से लेके 30 मई तक अगर आपकी पेमेंट जाती है तो आपको जो इंटरेस्ट लगेगा वो 3% इंटरेस्ट लगेगा, 3% हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड पैरामीटर क्या है हमारा, 25%, जो कि हमने यहाँ पे मंथली लिया है। डेबिट बैलेंस हो गया। ड्यू डेट से अगर आपकी पेमेंट 31वें दिन में चली जाती है तो 31वें दिन के बाद आपकी पेमेंट पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो 25% का इंटरेस्ट लगेगा। तो 31 दिन के बाद कुछ भी अगर आगे जाता है तो ये हमने यहाँ पे सेव कर दिया। 10 दिन नहीं आ जाएगा, ये 9 डेज काउंट कर लेगा, नहीं तो यहाँ पे हमें 11 मई हो जाएगा, ठीक है, 1 मई से लेके 11 मई, ठीक है। उसके बाद 11 मई से लेके 21 मई, एंड 21 मई के बाद यहाँ पे क्योंकि 10 डेज हमारे 21 मई में हो रहे हैं, एंड उसके बाद यहाँ पे 31 मई, ठीक है। और 31 मई के बाद मतलब 31 दिन के बाद जो हमारा रहेगा वो हमारा 25% रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको पैरामीटर को सेट करेंगे, तो ये पैरामीटर हमने सेव कर दिया है, ठीक है। तो अब हम इसकी रिपोर्ट देख लेते हैं। हम चलते हैं डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, और यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो यहाँ पे आप मल्टीपल तरीके से देख सकते हैं। टोटल रिसीवेबल देखने तो टोटल रिसीवेबल देख सकते हैं, टोटल पेबल देखने तो टोटल पेबल देख सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर लेजर का देखना है तो यहाँ पे हम लेजर का देख लेते हैं A to Z। तो यहाँ पे देखिए शो नहीं कर रहा है, क्यों शो नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स ये क्वेश्चन करते हैं, सर हमने सारी चीज़ें डाली हैं लेकिन यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो शो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि जो आपका पीरियड है, पीरियड आपका 1 अप्रैल से 1 अप्रैल ही है, तो यहाँ पे हमें पीरियड सेट करना पड़ेगा। तो हम पीरियड क्या सेट करेंगे, 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल पहले हम सेट कर देते हैं, 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल तक हमारा कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट भी कैलकुलेट नहीं हुआ क्योंकि 30 दिन का हमने क्रेडिट दिया हुआ है। तो अब हम इस पीरियड को बढ़ा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, 1 अप्रैल से लेके 11 मई डालते हैं यहाँ पे। तो 11 मई में देखिए ये हमारा आ गया। तो 11 मई में क्या किया इसने, इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आपको दे दिया। तो जो हमारा पहला पैरामीटर है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा पैरामीटर के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होगा, पहला पैरामीटर जिसमें कि हमने 10 डेज काउंट किए थे, ठीक है। तो 2 मई 1 अप्रैल का बिल था तो 1 मई को ड्यू होगा, मतलब 1 मई तक पेमेंट आनी चाहिए, ड्यू डेट उसकी 1 मई रहेगी। उसके बाद 2 मई से लेके और ये आपका 10 डेज हो जाता है 11 मई तक, तो उसमें 10 डेज हो गया, उसमें 1% कैलकुलेट हुआ जिसमें कि 333 रुपये राउंडिंग ऑफ में इसने ले लिया। तो यहाँ पे हम पीरियड बढ़ा देते हैं इस रिपोर्टिंग को देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं 21 मई में। तो 21 मई में देखिए क्या हुआ, 21 मई में ये आपका सेकंड पैरामीटर भी यहाँ पे काउंट हो गया। ये कैलकुलेट कहाँ से कर रहा है, आपके पीरियड से कर रहा है, ठीक है। 1 अप्रैल का बिल था तो 1 अप्रैल हमने पीरियड डाला, और कब तक का हम देख रहे हैं, 21 मई का तक का देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 1 लाख रुपए था, 1 लाख रुपए में से 12 मई से 21 मई तक जो है 10 डेज हो जाते हैं, तो उसका इसने कैलकुलेट कर दिया 2%, ठीक है। तो पहले 10 दिन का कैलकुलेट किया 1%, फिर उसके बाद के 10 दिन का कैलकुलेट किया 2%। अब और डाल देते हैं यहाँ पे 31 मई।
ठीक है, 31 मई। उसके बाद देखिए फिर अगले जो 10 दिन का था, ठीक है, उसका इसने 3% यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। टोटल मिला के इसका कितना हो गया, टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 2000 रुपीज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अलग अलग कैलकुलेट किया है। स्टार्टिंग के 10 डेज में अलग कैलकुलेट किया है, फिर उसके बाद जो 10 डेज हैं उसमें अलग कैलकुलेट किया है, उसके बाद के 10 डेज में अलग कैलकुलेट। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन है, आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चंस के आंसर करने की। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि इस तरह से इसने कैलकुलेट कर दिया। अब हम यहाँ से आगे चले जाते हैं, 31 मई से लेके हम चलते हैं। तो यहाँ पे हम पीरियड चेंज कर देते हैं, जैसे कि हमने सेट किया था 4th नंबर का पैरामीटर भी, तो उसके अकॉर्डिंगली कितना हमारे पास यहाँ पे इंटरेस्ट शो करता है। मतलब 30 दिन के अंदर पैसा नहीं आया, जो कि हमने 30 दिन का क्रेडिट दिया था, उसके बाद भी 30 दिन और ओवरड्यू हो चुका है। तो अब हम उसके अगले वाला पैरामीटर यहाँ पे देखते हैं कि उसके अकॉर्डिंगली किस तरह से यहाँ पे कैलकुलेट होके आ रहा है। तो यहाँ पे हम डालते हैं 30 दिन से लेके, और यहाँ पे हम लास्ट ईयर का डाल देते हैं कि 1 साल तक मान लीजिए पेमेंट नहीं आई, 31 मार्च 22 तक हमारी पेमेंट नहीं आई। तो इस केस में देखिए इंटरेस्ट कितना यहाँ पे कैलकुलेट होके आया है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आया है वो आया है 3,03,333 रुपए। तो ये किस हिसाब से आया है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए जो 4th पैरामीटर है वो उसने किस तरह से काम किया है। सबसे पहले तो हमने वहाँ पे सेट किया था कि भाई अगर 30 दिन के अंदर पेमेंट नहीं आती, मतलब 30 दिन का हमने क्रेडिट पीरियड दिया था, उसके बाद 30 दिन दिया था, अगर 30 दिन के अंदर हमारी पेमेंट आ जाएगी तो हम इस तरह से हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अगर 30 दिन के बाद भी अगर पेमेंट नहीं आती है, जितने दिन भी होंगे उस पर हम 25% इंटरेस्ट लगाएंगे। लेकिन जो इंटरेस्ट लगेगा उसमें हमारा इनवॉइस की डेट से इंटरेस्ट लगेगा, मतलब उसमें हम क्रेडिट डेज नहीं देंगे आपको। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन देखेंगे तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट भी लगा है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया कि जो ये इंटरेस्ट है इसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगा है। ठीक है, इस डे से जो ये इंटरेस्ट है, टोटल अमाउंट है जो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है प्लस दिस, तो इसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट भी लगा है। तो उसकी अकॉर्डिंगली यहाँ पे 3,05,333 रुपए यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो चुका है। तो अब हमें ये बुक करना है। अब मान लीजिए 1 साल बाद हमारे पास पेमेंट आ जाती है, तो ये पार्टी हमें कितना पेमेंट देगी और इस पार्टी का जो लेजर है वो किस तरह से हम यहाँ पे मेंटेन करेंगे। तो चलिए बैक चलते हैं और एक जनरल एंट्री पास करते हैं 31 मार्च 2022। ठीक है, यहाँ पे हमें जनरल एंट्री पास करनी है, मतलब इंटरेस्ट बुक करना है। तो क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट बुक नहीं होगा, आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा। तो कितना था, 3,05,333 रुपए हमें यहाँ पे जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी और उस पर्टिकुलर लेजर में हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो A to Z सॉल्यूशन हमारा लेजर था, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो 3,05,333 रुपये हमने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे हम ले लेंगे न्यू रेफरेंस और इसको हम डाल देते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, और ये हमारा ड्यू नहीं रहेगा, ये हमारा 0 डेज आ जाएगा। उसके बाद इसमें भी अगर आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें ले लिया है, तो इसको हम यहाँ पे 0 कर देते हैं और इसको आगे बढ़ जाते हैं। और ये क्या है, हमारा इंटरेस्ट रिसीव हमने किया है, तो इसको हमने लेजर बनाया था इनडायरेक्ट इनकम में, तो इसको हम यहाँ पे क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, अब इसके लेजर में चलते हैं तो कितना हमें दिखा रहा है, डिस्प्ले अकाउंट लेजर, एंड यहाँ पे हम चलते हैं A to Z। तो A to Z में हमें जो दिखा रहा है 1,00,000 रुपए तो हमने सेल किया था और 1 साल के अंदर में जो इसका इंटरेस्ट हो गया 3,05,000, तो टोटल 4,05,333 रुपए इस पार्टी ने हमें देने हैं। तो अब हम इसकी रिसीट की एंट्री कर देते हैं। तो अब हम चलते हैं रिसीट में और रिसीट में इसकी एंट्री कर देते हैं। मान लीजिए बैंक में आया तो एक बैंक का लेजर बना देते हैं। तो मान लीजिए बैंक में आया A to Z, तो कितना दिखा रहा है, 4,05,333 रुपए। तो ये हम अगेंस्ट रेफरेंस ले लेते हैं और ये अगेंस्ट रेफरेंस लेते हैं, तो ये हमारा जो अकाउंट है ये हमारा यहाँ पे सेटल हो चुका है। ठीक है, तो अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा कुछ इस तरह से हमें दिखाएगा, जो कि अभी हम आगे प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर में समझेंगे और बैलेंस शीट वाले चैप्टर में इसको समझेंगे।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं तो मेरे को ज़रूर आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका रिप्लाई आपको